हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का अंतिम भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। भोजन समाप्त कर हाथ मुंह धोकर डॉक्टर कुर्सी पर जा बैठे। किसी ने नहीं देखा कि उनकी आंखों की दृष्टि किसी की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करते करते धीरे धीरे विक्षुब्ध होती जा रही है। उनका एक कान बहुत देर से सदर दरवाजे पर सतर्क होकर लगा हुआ है। यह कोई भी नहीं जानता था। सड़क के किनारे किसी तरह की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी किसी ने परवाह नहीं की। मगर डॉक्टर चौंक कर उठ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, नीचे अपूर्व का नौकर है ना? वह जाग रहा है। ए हनुमंत, जरा दरवाजा खोल दे। कहाँ? किसके लिए? कैसा बिछौना बिछाया जाएगा? भारती सुमित्रा से यही पूछ रही थी। उसने आश्चर्य से मुंह फेर कर पूछा, किसके लिए भैया? कौन आए हैं? डॉक्टर ने कहा, हीरा सिंह है, उसी की बाट देख रहा हूँ। बताओ कवि, कुछ अंशों में काव्य सा सुनाई दिया ना? कहकर वे हंस पड़े। भारती बोली, इस दुर्दिन में अकेले तुम्हारे काव्य की ज्वाला से ही हम लोग संत्रस्त हो रहे हैं, फिर यह भग्नदूत किस लिए? देखो, यह किस काव्य की रचना करते हैं? कुछ रुककर यह कहते हुए भारती ने झांक कर देखा। अपूर्व के नौकर के द्वार खोल देने पर जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया, वह सचमुच ही हीरा सिंह है। पल भर बाद उसने ऊपर आकर सबका अभिवादन किया और हाथ जोड़कर सव्यसाची को प्रणाम किया। वह वही सुपरिचित सरकारी वर्दी पहने हुए था। सरकारी चपरास, सरकारी साफा, कमर में तार, प्यून वाला चमड़े का बैग, ये सभी भीग कर भारी हो गए थे। उसकी भारी दाढ़ी मूछों से पानी झर रहा था। बाएं हाथ से उसे निचोड़कर अपने को हल्का करके बोला, रेडी। डॉक्टर बोले, थैंक यू सरदार जी, कब आए? हीरा सिंह ने कहा, जस्ट नाउ। कहकर एक बार फिर सबका अभिवादन करके नीचे जा ही रहा था कि सभी एक साथ पूछ बैठे, क्या हुआ सरदार जी? जस्ट नाउ क्या? लेकिन अपना कर्तव्य पालन करके हीरा सिंह चुपचाप बाहर चला गया। इन लोगों का कौतूहल मिटाने के लिए डॉक्टर ने जो कुछ कहा वह संक्षेप में इस प्रकार है। हानि और अनिष्ट कितना हुआ है, इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। शायद काफी हुआ है, लेकिन कितना ही क्यों ना हो, दो काम उनको करने ही पड़ेंगे। उनके जमैका क्लब का जो अंश सिंगापुर में है, उसे बचाना ही पड़ेगा, और जहां भी हो, जिस प्रकार भी हो, ब्रजेंद्र को खोज निकालना पड़ेगा। नदी के दक्षिण में सीरियम के पास एक चीनी जहाज माल लाद कर अपने देश को जा रहा है। कल तड़के ही रवाना होगा। उसी में किसी प्रकार एक स्थान मिल गया है। हीरा सिंह यही समाचार दे गया है। यह सुनकर सुमित्रा का चेहरा फीका पड़ गया। संभव है ब्रजेंद्र इस समय सिंगापुर में हो। जो व्यक्ति उसका पता लगाने गया है, उससे उसे परित्राण नहीं मिल सकता। इस समय विश्वासघात पर अंतिम विचार करने का समय आएगा। इसका दंड क्या होगा, यह बात दल के किसी भी व्यक्ति से छिपी नहीं है। सुमित्रा भी जानती है, ब्रजेंद्र उनका कोई भी नहीं है, और अगर उसने अपराध कर ही डाला है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जिस कारण सुमित्रा ऐसी हो गई, वह ब्रजेंद्र कीड़ा पतंगा नहीं है। वह आत्मरक्षा करना जानता है। उसकी जेब में केवल पिस्तौल ही छिपी नहीं रहती। उसके समान धूर्त, युक्ति और उपाय से चलने वाला अत्यंत सावधान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। उससे भारी गलती यह हो गई कि वह जाने से पहले इस बात पर निश्चित रूप से विश्वास करके गया है कि डॉक्टर का पता मालूम हो गया तो उसके तुरीण में हत्या करने के जितने भी अस्त्र होंगे, उनका प्रयोग करने में वह पल भर के लिए नहीं हिचकेगा।
हीरा सिंह के शांत और मृदु दो शब्द नाउ और रेडी उन सबके कानों में हजार गुना भीषण होकर हजारों ओर से आघात प्रतिघात करने लगे। भारती को लगा हीरा सिंह मृत्यु दूत की तरह आकर एक पल में ही सब कुछ नष्ट करके चला गया। शशि बोला, सब कुछ खाली सा होता जा रहा है डॉक्टर। बात सीधी सी थी, लेकिन सभी की छाती पर उसने चोट की। शशि बोला, हंसिए या चाहे जो भी कहिए, यह बात सच्ची है। आप पास नहीं हैं, इसका ध्यान आते ही लगता है जैसे सब खाली हो गया, लेकिन मैं आपके आदेश के अनुसार ही चलूंगा। डॉक्टर ने पूछा, जैसे? कवि ने कहा, जैसे शराब नहीं पीऊंगा, राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, भारती के पास रहूंगा और कविताएं लिखूंगा। डॉक्टर ने भारती की ओर एक बार देखा, लेकिन देख न सके। मजाक में पूछा, किसानों के लिए कविता नहीं लिखोगे कवि? शशि बोला, नहीं, अपनी कविता वे स्वयं लिख सकें तो लिखें, मैं नहीं लिखूंगा। आपकी इस बात पर मैंने बहुत विचार किया है और वह उपदेश भी कभी नहीं भूलूंगा कि आदर्श के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया जा सकता है। केवल भद्र संतान, अशिक्षित कृषक यह नहीं कर सकते। मैं उन्हीं लोगों का कवि बनूंगा। डॉक्टर बोले, वही बन जाना, लेकिन यह अंतिम बात नहीं है कवि। मानव की गति यहीं पर निश्चल नहीं रह जाती। किसानों के दिन भी जरूर लौटेंगे। तब उन्हीं लोगों के हाथों में राष्ट्र का कल्याण अकल्याण का भार सौंप देना पड़ेगा। शशि बोला, आ जाएं वे दिन, तब स्वच्छंद शांत चित्त से सारा उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों के हाथों में सौंप कर हम लोग छुट्टी ले लेंगे। लेकिन आज नहीं। आज आत्म बलिदान का भारी बोझ वे लोग ढो नहीं पाएंगे। डॉक्टर उठकर आए और उसके कंधे पर दायां हाथ रखकर चुप खड़े हो गए। इतनी देर तक अपूर्व चुपचाप बैठा सुन रहा था। इन लोगों की बातचीत में उसने एक भी बात नहीं कही थी, लेकिन शशि के अंतिम शब्द उसे बुरे लगे। जिन किसानों के हित के लिए उसने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया था, उनके विरुद्ध ये सब बातें सुनकर वह क्षुब्ध और असंतुष्ट हो उठा। वह कहने लगा, शराब पीना बुरा है, बहुत अच्छा हो अगर वह इसे छोड़ दें। काव्य चर्चा अच्छी है, उसे ही करें। लेकिन कृषि प्रधान भारतवर्ष का कृषक समुदाय इतना तुच्छ और इतनी अवहेलना की वस्तु है क्या? अगर वे लोग ही खड़े ना हो सके तो विप्लव ही कौन करेगा, और करेगा भी क्यों? और पॉलिटिक्स? मैं ठीक ही कह रहा हूँ डॉक्टर। किसानों के कल्याण के लिए मैं संन्यास व्रत धारण ना करता तो आज स्वदेश की राजनीति ही मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य हो जाती। डॉक्टर थोड़ी देर तक उसके मुंह की ओर ताकते रहे। सहसा प्रसन्न हास्य से उनका चेहरा चमक उठा। बोले, तन और मन से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा सदुद्देश्य सफल हो। राजनीतिक क्षेत्र भी उपेक्षा की वस्तु नहीं है। देश और 10 आदमियों के कल्याण के लिए ही अगर तुमने वैराग्य ग्रहण किया है तो तुम्हारा किसी से विरोध नहीं होगा। लेकिन सभी लोग सभी कार्यों के योग्य नहीं होते। अपूर्व ने स्वीकार करके कहा, मुझसे अधिक यह शिक्षा और किसे मिली है डॉक्टर? आप दया न करते तो बहुत दिन पहले ही इस भ्रम का चरम दंड मुझे मिल गया होता। यह कहकर पुरानी याद के आघात से ही उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। शशि इस घटना को नहीं जानता था। उसे बताने की आवश्यकता भी किसी ने अनुभव नहीं की। अपूर्व की बात को उसने विचलित विनय और श्रद्धा भक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा। बोला, भ्रम तो बहुतेरे ही करते हैं, लेकिन उनका दंड भोगा करते हैं अपनी जन्मभूमि। डॉक्टर, मैं सोचता हूँ कि आपसे अधिक योग्य व्यक्ति और कौन होगा। किसमें इतना ज्ञान है? जाति और देश कोई भी विषय हो, राजनीति की समझ किसे है इतनी? किसको इतनी व्यथा है? फिर भी यह किसी काम नहीं आया। चीन का आयोजन नष्ट हो गया, पेनांग का चला ही गया, बर्मा का कुछ भी नहीं रहा, सिंगापुर का भी चला जाएगा निश्चय ही है। सारांश यह है कि आपके
इतने दिनों के सभी प्रयास नष्ट हो जाने वाले हैं। डॉक्टर हंस पड़े। शशि ने कहा, हंसिए या चाहे जो भी कीजिए, यह मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। डॉक्टर ने पूछा, दिव्य दृष्टि से तुम कुछ और नहीं देख पाते कभी? शशि ने कहा, वह भी देख पाता हूँ, इसलिए तो आपको देखते ही तत्काल मालूम हो जाता है कि बिना उपद्रव शांतिपूर्ण पथ में अगर हम लोगों के जीवन पथ का दरवाजा सुई की नोक भर भी खुला रहता। अपूर्व बात काट कर बोल उठा, वाह, एक ही साथ दो परस्पर विरोधी बातें। सुमित्रा ने हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह फेर लिया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इसका कारण यह है अपूर्व बाबू कि इसमें दो सत्ताएं मौजूद हैं, एक शशि की और दूसरी कवि की। इसलिए सबके मुंह की बात दूसरे के मन की बात को धक्का मारकर ऐसा बेसुरा राग अलापने लगती है। फिर कुछ रुक कर बोले, बहुत से मनुष्यों में इसी प्रकार दूसरी सत्ता छिपी रहती है, उसे सहज ही नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए मनुष्य की बात और उसके काम में सामंजस्य का अभाव देखने को मिलता है। भारती, जीवन यात्रा के बीच अगर तुम ऐसी ही कोई चोट खाओ तो अपने इस परलोक गए भाई की बात मत भूल जाना। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मेरी नाव घाट पर बंधी हुई है। भाटे के समय न चल पड़ने पर मैं सवेरे जहाज नहीं पकड़ पाऊंगा। भारती आशंका से व्याकुल हो उठी, बोली, इस भयंकर नदी में, इस भीषण तूफानी रात में? उसके व्याकुल कंठ स्वर से सुमित्रा के आत्मसंयम का सुदृढ़ बांध टूट गया। उसने फीके चेहरे से पूछा, क्या तुम सचमुच ही सिंगापुर जा रहे हो? यह काम तुम कभी मत करना डॉक्टर, वहां की पुलिस तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है। इस बार उसके हाथ से तुम किसी प्रकार भी। बात समाप्त नहीं हुई थी कि तभी उत्तर मिला, पुलिस वाले क्या मुझे यहाँ नहीं पहचानते सुमित्रा? सुमित्रा चुप हो गई। जिस बात के बाहर निकल पड़ने की व्याकुलता के कारण इतने दिनों से वे सिर धुनकर मर रही थी, वही बात उसके मुंह से अंधे आवेश में निकल पड़ी। बोली, केवल एक बार डॉक्टर, इसी बार के लिए तुम मेरे ऊपर निर्भर होकर देखो कि मैं तुमको सुरवाया ले जा सकती हूँ या नहीं। इसके सिवा रुपए से क्या नहीं होता बताओ। डॉक्टर जूते का फीता बांध रहे थे। बांध चुकने पर मुंह उठाकर बोले, रुपए से बहुत काम होते हैं सुमित्रा, उन्हें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। सभी जान गए कि यह बातचीत व्यर्थ है। उपायहीन वेदना से अपना हृदय भरकर सुमित्रा आंसू भरी आंखों के साथ दूसरी ओर मुंह फेर कर रह गई। भारती बोली, मुझे अथाह सागर में बहाकर तुम जा रहे हो भैया, फिर भी बार बार तुम मुझसे कहते थे, केवल मुझ पर ही नहीं, मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां यहाँ हैं उन पर तुम्हारा बड़ा लोभ है। सभी को तुम अत्यंत प्यार करते हो, वह क्या यही प्यार है? डॉक्टर ने समर्थन करते हुए कहा, सचमुच ही प्यार करता हूँ भारती। लड़कियों पर मेरा कितना लोभ है, कितना भरोसा है, यह तुम लोगों को बताने का मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अगर मुझसे वह ना हो सकता तो अपने इस भैया की ओर से यह सब उनको बता देना बहन। भारती एकाएक रोने लगी और बोली, यह बताऊंगी कि तुम केवल हम लोगों की बलि देना चाहते हो। डॉक्टर ने पल भर उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, अच्छा, यही बात कह देना। बांग्लादेश की एक भी लड़की अगर इसका अर्थ समझ जाए तो मैं उसी से धन्य हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने अपना भारी बक्स कंधे पर उठा लिया। उनके पीछे पीछे सभी लोग नीचे उतर आए। भारती ने अंतिम चेष्टा करके कहा, जिनके देश का आयोजन विफल हो जाता है भैया, विदेश के आयोजन से उनका क्या होता है? जो लोग अंतरंग सुहृद थे वे एक एक करके छोड़कर चले गए, तो क्या तुम एकदम निसंग, एकदम अकेले हो? डॉक्टर ने स्वीकार करके कहा, ठीक यही बात है, लेकिन आरंभ भी तो अकेले ही किया था भारती, और विदेश में। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की है कि मनुष्य को अपनी इच्छानुसार छोटी बड़ी दीवारें बनाकर अपनी पृथ्वी को
हजारों कारागारों में परिवर्तित कर डालने का कोई उपाय नहीं रखा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जितनी दूर तक दृष्टि जाती है, विधाता का राजमार्ग एकदम खुला हुआ है। उनको अवरुद्ध कर रखने का षड्यंत्र मनुष्य की पहुंच से बाहर की बात हो गई है। एक तो एक छोर का अग्निकांड दूसरे छोर तक चिंगारियां उड़ा ही ले जाएगा। भारती, वह तांडव देश विदेश की सीमा नहीं मानेगा। इधर रुद्र के सच्चे तांडव ने कमरे के बाहर उस समय कैसी भयंकर मूर्ति धारण कर ली थी, अंदर रहकर इसका किसी को ख्याल ही नहीं था। बिजली की चमक, मूसलाधार वर्षा, तूफानी हवा और वज्रपात मानो एकदम प्रबल रूप से प्रारंभ हो गया था। डॉक्टर ने किवाड़ की चटकनी ज्यों ही खोली, एकाएक वर्षा की तेज बौछार भीतर आ घुसी, जिससे सभी भीग गए। बत्ती बुझ गई, सभी चीजें उलट पुलट हो गई और पलक झपकते ही घर और बाहर सब कुछ अंधकार से एकाएक हो गया। डॉक्टर ने पुकारा, सरदार जी। बाहर से आवाज आई, यस डॉक्टर, रेडी। सभी चौंक पड़े। इस असहनीय हवा और मूसलाधार वर्षा को माथे पर रोककर कोई भी मनुष्य इस सूची भेद्य घोर अंधकार में बाहर खड़े होकर निश्चल निःशब्द भाव से पहरे पर तैनात रह सकता है, इस बात की अचानक कोई कल्पना भी नहीं कर सका। डॉक्टर रहस्यमय स्वर में बोले, तो अब मैं जाता हूँ। यह कहकर डॉक्टर ने ज्यों ही बाहर की ओर कदम बढ़ाया, त्यों ही अपूर्व व्यग्र व्याकुल कंठ हो बोल उठा, एक दिन मुझे आपसे जो जीवन दान मिला था, यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा डॉक्टर। अंधेरे में उत्तर आया, जीवन दान मिल जाने को ही तुमने बड़ा बनाकर देखा अपूर्व बाबू। जिससे वह मिला था उसे तो तुमने याद ही नहीं रखा। अपूर्व ने चिल्लाकर कहा, क्यों? इस जीवन में मैं उसे भी नहीं भूलूंगा। इस ऋण को मैं मरते दम तक। दूर अंधेरे में से उत्तर आया, ऐसा ही हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम एक दिन अपने सच्चे प्राणदाता को पहचान सको अपूर्व बाबू। उस दिन यह सव्यसाची का ऋण। इस बात का अंतिम अंश सुनाई नहीं पड़ा। अस्फुट ध्वनि हवा के झोंके से आकाश में उड़ गई। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मानो किसी को कुछ होश नहीं रहा। अचेत जड़ मूर्ति की तरह कुछ पल तक निश्चल रहकर भारती सहसा चौंक उठी और तेजी से ऊपर जाने लगी। उसके पीछे पीछे और सब लोग दौड़ते हुए चले गए। उसने खिड़की खोली और जितनी भी दूर तक निगाह जा सकती थी, अंधेरे में अपनी अपलक आंखों से टकटकी लगाए देखती रही। इसी तरह काफी देर बीत गई। सहसा भीषण कड़कड़ाहट के साथ ही शायद कहीं पास ही बिजली गिरी और उसकी ही चमचमाती हुई विद्युत शिखा में केवल पल भर के लिए आकाश और धरातल को उद्भासित करके एक बार डॉक्टर के अंतिम दर्शन करा दिए। इस भयानक समय में मकान से बाहर निकलकर इन लोगों की गतिविधि पर नजर रखने का पागलपन शायद किसी भी पुलिस कर्मचारी में नहीं था। फिर भी सड़क को छोड़कर मैदान के दक्षिणी छोर से घूमकर दोनों धीरे धीरे चलने लगे। बीच बीच में झाड़ झंकाड़ और कंटीले पौधों का बना टेढ़ा मार्ग मिलता गया। इस सूची भेद्य अंधकार में कीचड़ भरे पथहीन पथ से एक पथिक भारी बोझ अपने ऊपर लाद लेने के कारण कुछ झुककर सावधानी से बढ़ता चला जा रहा है और दूसरा अपनी पगड़ी पर वर्षा के प्रचंड वेग को सहता हुआ यथासंभव अपने सिर को बचाकर उसका अनुसरण कर रहा है। पल भर बाद सब लुप्त था, केवल घोर अंधकार ही शेष रह गया। अचानक एक गहरी सांस लेकर शशि ने कहा, दुर्दिन के मित्र सरदार जी, तुम्हें नमस्कार। उसी समय सहसा अपूर्व ने भी अपने दोनों हाथ उठाकर सरदार को लक्ष्य करके नमस्कार किया।
लगा जैसे उसके हृदय का एक बोझ उतर गया हो। भारती उसी प्रकार पत्थर की मूर्ति के समान अंधेरे में ताकती हुई खड़ी रह गई। शशि की बात भी जैसे उसके कानों में नहीं पहुंची, वैसे ही वह यह भी नहीं समझ सकी कि ठीक उसी तरह एक नारी की आंखों से भी आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये भाग कैसा लगा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।